अब हम लेते हैं गाउस के नियम के अनुप्रयोग, और इन अनुप्रयोगों में पहला अनुप्रयोग है गाउस के नियम से अनंत रेखीय आवेश या आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र। इस अनुप्रयोग में अपने को एक रेखीय आवेशित तार या रेखीय आवेश के कारण उससे कुछ दूरी पर विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए अपन ये मान लेते हैं कि ये अनियमित आकृति है, अनंत लंबाई का रेखीय तार AB है जिस पर प्लस Q आवेश समान रूप से वितरित। इस रेखीय तार का एक भाग ले लिया अपन ने A1 A2। इसके मध्य बिंदु O से लंबवत R दूरी पर एक बिंदु P स्थित है और इस P बिंदु पर अपने को विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए अपन बिंदु O से ऊपर और नीचे बराबर दूरी पर या L दूरी पर A1 व A2 दो अल्पांश लेते हैं। ये जो अल्पांश है इनकी लंबाई समान है, मान लेते हैं DL दोनों की लंबाई है, तो इन दोनों पर आवेश का मान भी क्या होगा, समान होगा। यदि इस रेखीय तार का रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा है। अब इस अल्पांश पर जो आवेश है उस आवेश को अपन dq मान लेते हैं, तो dq आवेश ही इस अल्पांश पर होगा, यानी A1 और A2 दोनों अल्पांशों पर आवेश बराबर है। इन अल्पांशों की इस बिंदु P से दूरी क्या होगी, बराबर होगी। तो इस P बिंदु पर अल्पांश A1 व A2 के कारण विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि दोनों का आवेश समान है, दोनों से इनकी जो दूरी है वो भी क्या है, समान है। लेकिन इन दोनों विद्युत क्षेत्रों की दिशा अलग अलग होगी। जैसे A1 अल्पांश के कारण P बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र होगा उसकी दिशा होगी A1P, A2 अल्पांश के कारण A2P की दिशा में होगी। अब ये देखें कि ये जो कोण है और ये कोण है, ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि दोनों त्रिभुज कैसे हैं, सर्वांगसम है, इसलिए इनके सामने की जो कोण है ये भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इन अपन विद्युत क्षेत्रों के परिमाणों को ये लिख सकते हैं, DE1 का परिमाण और DE2 का परिमाण क्या होता है, बराबर होता है। अब अपन इन विद्युत क्षेत्रों के तार के लंबवत दिशा में और इसके समांतर दिशा में घटक ज्ञात करते हैं। तो लंबवत दिशा में घटक तो आएगा, जिधर थीटा कोण होता है उधर तो आ गया DE1 cos थीटा, जबकि इसके लंबवत घटक क्या होगा, DE1 sin थीटा। इसी प्रकार से DE2 का थीटा कोण की दिशा में तो हो गया DE2 cos थीटा घटक और इसके लंबवत हो गया DE2 sin थीटा घटक। अब अपन ये देखें कि DE1 sin थीटा और DE2 sin थीटा दोनों क्या है, बराबर है एक दूसरे के विपरीत दिशा में, तो ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे। जबकि DE1 cos थीटा और DE2 cos थीटा एक ही दिशा में होने से जुड़ जाएंगे। अतः अपन ये कह सकते हैं कि इस रेखीय तार के कारण जो विद्युत क्षेत्र होगा परिणामी रूप से इसके लंबवत दिशा में बाहर की ओर होगा। अब अपन इसका परिमाण ज्ञात करेंगे। परिमाण के लिए अपन गाउस के नियम का उपयोग करेंगे, और गाउस का नियम कब लागू होता है, जब आवेश बंद पृष्ठ में स्थित होता है। अब इस आवेश को बंद पृष्ठ में लेने के लिए अपने को एक गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करनी है जिसमें ये आवेश उस बंद पृष्ठ में आ जाए। तो ऐसा अपन एक गाउसीय पृष्ठ ले रहे हैं जो कि बेलनाकार आकृति का है और इसकी अक्ष पर ये तार स्थित है। इस बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ की लंबाई L ले ली अपन ने और त्रिज्या इसकी R ले ली। इस प्रकार से लेते हैं कि जो बिंदु P है वो इसके वक्र पृष्ठ पर स्थित हो। अब इस L लंबाई के अंदर कितना आवेश स्थित होगा, उस आवेश का मान अपन ज्ञात करते हैं। ये रेखीय आवेश घनत्व कितना है, लैम्डा है। तो लैम्डा इक्वल टू गाउसीय पृष्ठ में यदि आवेश dq है, इसकी लंबाई L है, तो रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा इक्वल टू कितना हो गया, dq अपॉन L हो गया। यहाँ से आवेश का मान ज्ञात कर लें तो dq इक्वल टू कितना हो गया, लैम्डा L हो गया। अब अपन ये ज्ञात करते हैं कि इस गाउसीय पृष्ठ से कितना फ्लक्स निकलता है, और उस फ्लक्स का मान ज्ञात करने के लिए अपन गाउस के नियम का उपयोग करते हैं। तो ये गाउस का नियम अपने को कहते हैं कि इंटीग्रेशन E डॉट ds इक्वल टू समेशन q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए यहाँ पर अपन इस गाउसीय पृष्ठ को तीन अलग अलग पृष्ठों से मिलकर बना मान सकते हैं। S1 पृष्ठ ऊपर का वर्ताकार समतल पृष्ठ हो गया, S2 पृष्ठ नीचे का वर्ताकार समतल पृष्ठ हो गया, और ये S3 पृष्ठ है जो इसके वक्र पृष्ठ को व्यक्त करता है। इन तीन पृष्ठों में अपन अलग अलग विभाजित कर रहे हैं, तो इस समाकलन को भी अपन क्या कर देते हैं, तीन भागों में विभाजित कर देते हैं, S1, S2 और S3 पृष्ठ के लिए। तो इस समाकलन को अपन क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन S1 पृष्ठ के लिए E डॉट ds प्लस इंटीग्रेशन S2 पृष्ठ के लिए E डॉट ds प्लस इंटीग्रेशन S3 पृष्ठ के लिए E डॉट ds इक्वल टू, यहाँ समेशन Q का मान कितना लिया अपन ने, dq, तो इसका मतलब ये मान आ गया dq अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब E डॉट ds को अपन क्या लिख सकते हैं, E ds cos थीटा, तो ये मान आ गया इंटीग्रेशन S1 E ds cos थीटा प्लस इंटीग्रेशन S2 प्लस E ds cos थीटा
प्लस इंटीग्रेशन S3 ADS कोस थीटा प्लस इक्वल टू ये DQ है, इस DQ के स्थान पर अपन क्या लिख सकते हैं, लेमडा L। तो ये मान हो गया लेमडा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इन तीनों प्रश्नों के लिए अपन E और DS के मध्य कोण थीटा देखते हैं कितना होगा। तो सबसे पहले अपन S1 पृष्ठ लेते हैं और S1 पृष्ठ पर एक अल्पांश लिया अपन ने, इस अल्पांश का क्षेत्रफल तो होगा इस दिशा में, और विद्युत क्षेत्र अपन ने देखा इसके लंबवत है, तार के लंबवत वार की ओर होता है, इसलिए विद्युत क्षेत्र इस दिशा में हो गया। इन दोनों के मध्य में कोण थीटा इक्वल टू कितना हो गया, 90 डिग्री। इसी प्रकार से S2 पृष्ठ के लिए देखें तो यहाँ भी विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल के मध्य कोण थीटा इक्वल टू कितना है, 90 डिग्री। जबकि इस वक्र पृष्ठ पर अपन देखें यहाँ कोई अल्पांश लेंगे तो इस अल्पांश का क्षेत्रफल ds और विद्युत क्षेत्र दोनों एक ही दिशा में है, तो यहाँ थीटा का मान कितना होगा, 0 डिग्री। ये तीनों मान S1, S2 और S3 पृष्ठ के लिए थीटा के रख देते हैं। तो थीटा के ये मान अपनी समीकरण में रखें तो अपने को मान प्राप्त होंगे इंटीग्रेशन S1 ADS कोस 90 प्लस इंटीग्रेशन S2 ADS कोस 90 प्लस इंटीग्रेशन S3 ADS कोस 0 इक्वल टू लेमडा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखें यहाँ कोस 90 का मान दोनों में 0 हो जाएगा, यानी ये दोनों पद तो 0 हो गए, तो ये आ गए अपने पास 0 प्लस 0 प्लस यहाँ कोस 0 का मान 1 हो जाएगा, इंटीग्रेशन S3 ADS इक्वल टू लेमडा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो गया। अब यहाँ अपन ये कहते हैं कि इस तार से ये जो पृष्ठ है वो समान दूरी पर है, इसलिए इसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा, एक समान होगा। इसलिए यहाँ अपन इस E को बाहर ले सकते हैं, तो E इंटीग्रेशन S3 DS इक्वल टू लेमडा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। अब अपन ज्ञात करते हैं इंटीग्रेशन DS का मान, कि इंटीग्रेशन DS का मान S3 पृष्ठ के लिए कितना होगा। ये जो S3 पृष्ठ है वो केवल इसका वक्र पृष्ठ है, और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है वो कितना होता है, बेलन का 2πr L। अब यदि ये मान यहाँ रखें तो E इसके स्थान पर मान रख दिया 2πr L और इक्वल टू अपने पास है लेमडा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ से ये L से L कैंसिल हो जाएगा और 2πr को अपन बटा में लेके चले जाएं तो E इक्वल टू आ गया लेमडा अपॉन 2π एप्सिलॉन नॉट r। ये विद्युत क्षेत्र का परिमाण अपने को प्राप्त हो गया। इसको अपन सदिश रूप में भी लिखें तो वेक्टर रूप में अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं, वेक्टर E इक्वल टू लेमडा अपॉन 2π एप्सिलॉन नॉट r कैप, क्योंकि यहाँ विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो इस तिर्यक दिशा में होती है, इसलिए इसने अपने इसको r कैप दिखा दिया। अब इस विद्युत क्षेत्र को अपन देखें तो विद्युत क्षेत्र है वो दूरी के साथ तो क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है, जबकि रेखीय आवेश घनत्व लेमडा के साथ में क्या है, समानुपाती है। यदि अपन विद्युत क्षेत्र का दूरी के साथ और रेखीय आवेश घनत्व के साथ आरेख खींचे तो अपने को आरेख इस प्रकार से प्राप्त होंगे। ये आरेख E व R के मध्य तो होगा इस प्रकार से, जबकि E और लेमडा के मध्य यदि आरेख खींचे तो ये आरेख ये प्राप्त होगा। अब प्रथम अनुप्रयोग पर आधारित न्यूमेरिकल लेते हैं कि एक अपरिमित विस्तार के सीधे तार पर रेखीय आवेश घनत्व 2 माइक्रोकूलम प्रति मीटर है। इस रेखीय आवेश से 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, यानी लेमडा का मान दे रखा अपने को, दूरी दे रखी है, विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। अपन ये जानते हैं कि रेखीय आवेश के लिए इक्वल टू क्या होता है, लेमडा अपॉन 2π एप्सिलॉन नॉट r होता है। इसको अपन ये भी लिख सकते हैं, इसको 2 से ऊपर नीचे गुणा करें तो 2 लेमडा अपॉन 4π एप्सिलॉन नॉट r। ये अपन ने इसलिए किया है क्योंकि 1/4π एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है, k होता है, और k का मान अपन यहाँ रख सकते हैं। तो इसको अपन ये लिख दें E इक्वल टू 2k लेमडा अपॉन r। अब यहाँ मान रखें इनके तो E इक्वल टू आ गया 2 इंटू k का मान रख दो 9 गुणा 10 की घात 9, लेमडा का मान रख दिया 2 गुणा 10 की घात -6 बटा r का मान रख दिया 20 गुणा 10 की घात -2। अब इसको सरल करें, 2 से इसको काट दें, ये 10 आ गया। E इक्वल टू आ गया 9 को 2 से गुणा किया 18 गुणा 10 की घात ऊपर 9 -6 3 बच गई, और नीचे 10 गुणा 10 की घात -2 यानी 10 की घात -1 बच गई। ये ऊपर जाएगी तो कितनी हो जाएंगी, 10 की घात 4। अब इसको अपन वैज्ञानिक पद्धति में लिखें तो ये लिख सकते हैं E इक्वल टू 1.8 इंटू 10 की पावर 5, यानी अपन यहाँ दशमलव लगा रहे तो एक घात बढ़ा देंगे न्यूटन प्रति कूलम।
अगला उदाहरण अपन लेते हैं। एक इलेक्ट्रॉन 0.1 मीटर त्रिज्या के वर्ताकार पथ पर अनंत रेखीय आवेश के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। यदि रेखीय आवेश घनत्व 10⁻⁶ कूलम प्रति मीटर है तो इलेक्ट्रॉन का वेग ज्ञात करना है। अपने को ये कह रहा है कि रेखीय आवेश है, इसके चारों ओर r त्रिज्या के एक वर्तीय पथ में एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है। अपने को इसे इलेक्ट्रॉन का वेग ज्ञात करना है। पहली बात तो ये है कि ये इलेक्ट्रॉन वर्ताकार पथ में चक्कर लगा रहा है। इसका मतलब हो गया कि ये वर्ताकार पथ में तभी चक्कर लगाएगा जब इसको आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्राप्त होगा। आवश्यक अभिकेंद्रीय बल यहाँ इस रेखीय आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र से बल लगेगा उस बल से प्राप्त होगा। तो सबसे पहले अपन इस आवेश पर बल ज्ञात करते हैं। तो इसके लिए अपन ये लिख दें कि इलेक्ट्रॉन पर रेखीय आवेश के कारण बल कितना होगा, बल F = क्या होता है, Q × E होता है। अब रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र E क्या होता है, 2λ/4πε0r। जैसे अभी इसको अपन ने 2 से ऊपर नीचे गुणा किया था तब अपने पास मान प्राप्त हो गया 2λ/4πε0r। यहाँ Q का मान अपने को क्या है, इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर दे रखे हैं, इसलिए E आ जाएगी। अब ये जो बल है यही बल इस इलेक्ट्रॉन को वर्तीय पथ में गति के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्रदान करता है। इसलिए अपन कह सकते हैं कि अभिकेंद्रीय बल बराबर विद्युत बल। अभिकेंद्रीय बल क्या होते हैं, mv²/r, और विद्युत बल का मान अपने पास है 2E λ/4πε0r। अपने को तो वेग ज्ञात करना है। ये r से r कैंसिल हो जाएगा, m को उधर भेज देते हैं, यहाँ से ये आ जाएगा v² = 2E λ/4πε0m, या फिर 1/4πε0 को अपन k लिख दें तो ये मान हो गया 2KE λ/m। यहाँ से v का मान ज्ञात करना है तो अंडर कर देते हैं, v = आ जाएगा √2KE λ/m। अब यहाँ मान रखो v = √2 × k का मान 9 × 10⁻⁹, e का मान रख दिया 1.6 × 10⁻⁻19, लेमड़ा का मान 10⁻⁻6 बटा द्रव्यमान m का मान 9.1 × 10⁻31। लगभग में अपन यदि मान ज्ञात करें तो ये 9 और ये 9.1 लगभग अपन इसको काट सकते हैं। ऐसी स्थिति में ये 2 × 1.6 यानी 3.2 गुणा 10 की घात ये 9, 10 की घात -19, 10 की घात -6, -19 और माइनस के 25 तो ये हो गए, और माइनस के 31 है तो माइनस के 25 घात माइनस के 31 से कट जाएंगी, माइनस की 6 बचेंगी, ये -6 ऊपर चली जाएंगी तो 10 की घात 15 आ जाएंगी। अब इसको अपन सरल करें तो ये लिख सकते हैं v = इसमें से एक घात अपन और कम करके इसको ऐसे लिख दें 32 × 10 की घात 14। 32 को अपन लिख सकते हैं 2 × 16, 16 का वर्गमूल तो हो जाएगा 4, 2 का √2 रख दो, इंटू में 10 की घात 14 का 10 की घात 7, और यदि सरल करें तो 5.65 × 10 की घात 7 मीटर प्रति सेकंड इलेक्ट्रॉन का वेग प्राप्त होगा।